महिला 65% और पुरुष 82%। और महिला इतना पीछे एजुकेशन में क्यों है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहड़ाता है। शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है जिसका उपयोग इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। You educated a man, so you educated a only man. You educated a woman, so you educated a generation. हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। आज हमारे साथ एक उम्मीदवार है जिसका नाम है प्रीति मैम, जो आज आप लोगों को हम दोनों से डिस्कशन करेंगे ना मैम। तो पूरे विस्तार पूर्वक होते हुए एजुकेशन के बारे में जानना है। एजुकेशन क्या है, इस मुद्दा जानेंगे। एजुकेशन टॉपिक रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका एनसीईआरटी मस्ती पर भरपूर स्वागत है। आज हम दोनों में चर्चाएं होगी। जी ठीक है। तो आप लोग परिचित हो गए हैं, इनका नाम है प्रीति मैम और मेरा नाम है सुनील भ्रंतुवंशी। ठीक, तो चलिए मैम, आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न यानी कि एजुकेशन के मामले में इंक्वायरी करना है। अच्छा, ठीक। एजुकेशन हमको जानना है कि एजुकेशन क्या होते हैं। एजुकेशन, ठीक, ये सब हमको एजुकेशन जानना है। ठीक, एजुकेशन टॉपिक है। क्या टॉपिक है? एजुकेशन, शिक्षा। देखिए मैम, आपके अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा, आपसे क्या तात्पर्य शिक्षा से? शिक्षा के बारे में मोटे तौर पर कहा जाए तो शिक्षा वो है जो किसी भी व्यक्ति का आंतरिक और बाह्य मामले में एक तरह से व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व का और गहराई जानकारी भी प्रदान करता है। तो जैसे कि शिक्षा का तात्पर्य कि आंतरिक और बाहरी मामले में, आंतरिक और बाह्य मामले में यानी कि किसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, निर्माण कर सके। ठीक, यानी कि गहराई से। अच्छा मैम, प्रीति मैम, आंतरिक से आपका क्या तात्पर्य? आंतरिक शिक्षा का मतलब माने क्या? आंतरिक शिक्षा माने अभी जो सिस्टम चल रही है अभी हमारे देश में, आंतरिक शिक्षा की कोई महत्व भी नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। आंतरिक शिक्षा का माने हुआ कि जैसे इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है, मन पर काबू, ये और क्या कहते हैं अहंकार को जानना, ये सब। जैसे कि प्राचीन काल में अगर देखिएगा तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाते थे। जी, आपको जैसे कि बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध सिखाते थे, जैन धर्म में भी महावीर स्वामी सिखाते थे। लेकिन अभी ऐसी व्यवस्था न के बराबर देखने को मिलती है ना? हाँ। एक तरह से करुणा भाव भी उजागर करता है इंसान में। किसी जीव में कितना मतलब दया करनी चाहिए, कोई भी जीव के प्रति, पेड़ पौधा के प्रति, हर जीव के प्रति। ये हमें आंतरिक ज्ञान सिखाते हैं। कोई बाहरी ज्ञान आपको ये नहीं सिखाएगा कि किसी जीव को कैसे बचाया। जैसे साइंस बाहरी ज्ञान हुआ एक तरह से, क्योंकि वो मैटर के बारे में बताता है। तो वो बोलता है कि शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कि पदार्थ के बारे में बताती है, यानी कि बाह्य शिक्षा। तो वो बताता है कि आपको प्रोटीन की आवश्यकता है आपके शरीर को, तो आप किसी जीव की मार के खाओ, मछली, अंडा, मांस, ये सब में खाओ। लेकिन आंतरिक सिखाते हैं कि करुणा भाव है, उसमें तो वो चीज नहीं खाना चाहिए। उसके स्थान पर आप थोड़ा जो कम हिंसा हो सके, जैसे दाल खा सकते हैं और कुछ खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाता है। बाहरी ज्ञान दया की भाव कभी नहीं सिखाता है, करुणा भाव नहीं सिखाता है। तो एक मानव को इंसान को मानव बनने के लिए भी ये जरूरी है आंतरिक ज्ञान। लेकिन मैम, प्रीति मैम, आजकल का जो एजुकेशन व्यवस्था है, आजकल का जो टीचर है, खास तौर पर देखा जा रहा है कि कौन सा बाह्य ज्ञान की आंतरिक ज्ञान, बाह्य ज्ञान ज्यादातर जोर है, जबकि आंतरिक ज्ञान ज्यादा पर जोर नहीं है जोर। तो इसलिए जैसे कि अभी मैम बताए हैं कि कोई जीव के प्रति हमको सिखाते हैं कि प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है उसको खाने से, ये हुआ बाह्य ज्ञान। ठीक, और आंतरिक ज्ञान बताते हैं कि नहीं, उसको इसमें करुणा होना चाहिए। जैसे कि तनाव, दुख, अगर सही में किसी व्यक्ति को ज्ञान हो गया तो उसको कभी एंजाइटी नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ज्यादा तनाव नहीं होगा, क्योंकि वो असली ज्ञान हो गया। आजकल के युवा में अधिकतर तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। तो आंतरिक ज्ञान कमी से, आंतरिक ज्ञान की कमी, आत्मज्ञान की कमी, आत्मज्ञान के। जी। तो
तो हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए, बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान दोनों शिक्षा को ग्रहण 50-50 दोनों को बांट कर चलना है। ज्यादातर हम तो कह रहे हैं कि आंतरिक ज्ञान की आज तक ज्यादा जरूरत है। हाँ, ज्यादा होना चाहिए जी। जैसे बाहरी ज्ञान हुआ कि दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, ये पेड़ पौधा कैसे बनता है। हुआ। आज मान लीजिए हम बैठे हैं तो ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी कैसे बना, यानी कि पदार्थ है, एक मैटर है, तो ये मैटर का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या सामग्री लगा, ये बाह्य, तो ये हुआ बाह्य ज्ञान। हमारी बॉडी जो हम बोल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें कैसे कैसे काम प्रक्रिया चलती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसे हम बाहरी ज्ञान कहते हैं। भूकंप कैसे होता है, पर्वत का निर्माण कैसे होता है। अम्बेडकर, हाँ ठीक है मैम, अम्बेडकर का भी कुछ एजुकेशन का कुछ कथन शिक्षा के बारे में बहुत सारे महापुरुषों का कई योगदान है, बहुत सारे महापुरुषों का मतलब बहुत योगदान है। तो एक बी आर अम्बेडकर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संविधान सभा, तो संविधान का पिता कहा जाता है। हाँ, आप लोग तो उसका एक कथन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहड़ाता है। हाँ, ये बात तो इसमें भी अम्बेडकर का तो ये कथन तुमको बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। तो जोश में रहना चाहिए। एक और है नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिए थे। तो उसका भी एक कथन है, मैं प्रकट करना चाहूंगी कि शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है जिसका उपयोग इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। एक और है अरस्तु, जो यूनान में जन्मे थे, उसका एक कथन है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। शिक्षा की जड़ें कड़वी है पर फल बहुत मीठा होता है मेरे मित्रों। ये किसका कथन है मैम? ये अरस्तु जी का है। अरस्तु का? अरे ये बहुत बड़े विचारक। एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से, हमने थोड़ा सुना है। तो ये अरस्तु का, ये यूनान में जन्मे थे प्राचीन काल में। इसका एक कथन है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। यानी कि शिक्षा की जड़ें हमेशा कड़वी होती है और फल हमेशा मीठा होता है। तो आप लोग अरस्तु को भी समझ चुके हैं शिक्षा के बारे में क्या बोले हैं, और अम्बेडकर को तो भी समझ गए। और एक और है विचारक दार्शनिक है जे कृष्णमूर्ति, उसका कहना है कि शिक्षा वो है कि मतलब अच्छा से ज्ञान प्राप्त करके अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, ये ना कि सिर्फ नौकरी प्राप्त करके पैसा कमाना है, ये शिक्षा का मतलब कभी नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि पैसा कमाकर नौकरी ले लिए, पढ़कर नौकरी ले लिए, पैसा कमा रहे हैं, सुख सुविधा में रह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। मतलब एक अच्छा से अच्छा जीवन, ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य तक मतलब होना चाहिए। अच्छा मैम, एक और आपसे सवाल है कि जिसकी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, कब का जनगणना के अनुसार? 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता लगभग 82% है और महिला साक्षरता 65% है। 65.46% है। यानी कि हम मतलब कि क्या लगा रहे हैं, लगभग ऑलमोस्ट लगा रहे हैं, ठीक। तो महिला 65% और पुरुष 82%। अब महिला इतना पीछे एजुकेशन में क्यों है? आप इस पर क्या राय प्रस्तुत करते हैं? थोड़ा दर्शकों लोग को बताइए, क्या कारण है पीछे होने का कारण महिला को? इसके पीछे तो अनेक कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी से नहीं है, प्राचीन काल से ही महिलाओं का शोषण भी हुआ है। ये बात तो हम भी मानते हैं। ये बाहरी जिम्मेदारी है। एक दूसरा जिम्मेदारी ये है कि वो खुद भी शोषण होना चाहती है। अधिकतर वो स्त्री का दोष पर स्त्री उसका भी जिम्मेदार है अपनी, क्योंकि कोई भी शोषण तब तक कर सकता है जब तक उसको ज्ञान ना हो। जब ज्ञान हो जाता है तो खुद वो मुक्ति के रास्ता पर चल देती है। तो पहला कारण है कि पितृसत्ता भी ज्यादा है। पितृसत्ता, हाँ, हमारे समाज में हम भी मानते हैं। पितृसत्ता के कारण लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। अभी हम थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। पितृसत्ता ये होता है कि पुरुषों में कि अरे महिला पढ़ेगी तो भाग जाएगी कहीं किसी लड़के के साथ, वो अपने मन से शादी करेगी, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, किसी के घर में चले जाएगी, लड़की है, कमजोर है, यही सब है पितृसत्ता। पुरुष अधिकतर निर्णय पुरुष के हाथ में होते हैं। सामाजिक कारण भी तो हो सकते हैं। हाँ, सामाजिक कारण तो दूसरा कारण है ही, दूसरा मान सकते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक में यही सब धारणा रहती है कि लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए। वो दहेज, एक तरह से दहेज प्रथा भी जिम्मेदार है, दहेज देना पड़ता है। सामाजिक कारण में यही सब है। और क्या हो सकता, बहुत सारे चीज है देखने को मिलेगा गांव में।
लड़की को तो जितना अगर लड़का को अगर लड़की को पढ़ाएगी लिखाएगी तो उनको तो दहेज देकर दूसरे घर भेज दिया जाता है। उनको पढ़ाकर क्या करेंगे? ये सामाजिक का सोच है। हाँ। पितृसत्ता का भी सोच है। लड़का कुछ कपड़ा पहन रहा है, हाँ। जीन्स, तो वो ठीक है। अगर लड़की पहन रही तो बोला जाता है कि अरे लड़की हो के तुम जीन्स पहनेगी। ये एक तरह से सामाजिक कारण है, समाज में ये धारणा ही रहती है। देखिए, अगर भी कोई भी जींस पर जैसे फटा हुआ जींस पर रोक लगना चाहिए तो दोनों पर लगना चाहिए, दोनों पर लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम गांव में आए हैं तो अभी मेरा भाई भी मोबाइल रखता है, सब कोई मोबाइल रखता है, छोटा भी मोबाइल रखता है, लेकिन अगर हम हाथ में लेके चले तो बोलेगा कि अरे ये लड़की मोबाइल रखती है। तो ये है सामाजिक धारणा है हमारे समाज की। तो दोस्तों इसको बदलना होगा, आपको बदलना होगा। बहुत सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं, कई सांस्कृतिक मान्यता। तो हमारे कई हिंदू समाज में ये कहा जाता है कि इतना साल की हुई बाल्य अवस्था। हिंदू समाज में सभी धर्म रखिए, सभी धर्म और सभी संप्रदाय। हाँ, सभी संप्रदाय, धर्म तो नहीं बोल सकते हैं, संप्रदाय। तो मुस्लिम में भी लड़की को ज्यादा पढ़ने का हक नहीं दिया जाता है, महिलाओं को भी। तो ये सब कारण है, और राजनीतिक 65% शिक्षा इसी कारण, यही सब कारण है। और राजनीतिक कारण ये है कि अभी तक महिलाएं मतलब ज्यादातर राजनीतिक सपोर्ट में नहीं है, मतलब ज्यादातर उम्मीदवार नहीं बन पाती है। अगर वो बनती है तो वो कुछ महिलाएं के लिए अच्छा करती, शिक्षा के मामले में। अगर लोकसभा में देखा जाए तो वहाँ पर भी महिला की संख्या बहुत ना के बराबर है, विधानसभा में देखे वहाँ पर भी ना का बराबर है। अगर पंचायत लेवल में भी मुखिया कोई महिला खड़ा होती है, जिस क्षेत्र में मतलब वहाँ का मुखिया का नाम है कविता देवी, ठीक, वो कविता देवी भले ही मुखिया है लेकिन उनको चला रहे हैं कौन? उनके पति चला रहे। अब सोचिए कि जो सोसाइटी है, ये समाज है, महिला को उतना हकदार दिए हुए हैं। अभी ऐसा हो गया है समाज में कि महिला को एक वस्तु समझा जाता है, ना कि वो एक इंसान है, वह एक व्यक्ति है। दहेज देकर शादी किया जाता है और उसका बहुत मतलब एक तरह से ये सब आने की कारण है महिला का 65% होने का कारण। हाँ। एक तो कारण हम और ऐड करना चाहते हैं, श्रृंगार। हाँ, थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक बताइए। श्रृंगार के कारण ये है कि महिलाएं, बोले ना हम पहली बार में कि खुद भी जिम्मेदार है महिलाओं का शोषण होने के पीछे। हाँ। तो महिलाएं श्रृंगार ज्यादा करती है, मेकअप वेकअप, इतना जो मतलब कंपनी चल रहा है सब महिलाएं के लिए ही चल रहा है। तो महिलाएं अपने शरीर को ही जीवन बना लिया जाता है, ये ना कि उसकी चेतना को विकास होना चाहिए। तो ये श्रृंगार उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो एक शरीर नहीं है, वो एक इंसान है, इंसान के रूप में देखना चाहिए। देखिए पुरुष क्या करते हैं, उतना श्रृंगार नहीं करते हैं, उतना उसको मतलब नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। और महिलाएं के पास और आने किसी के पास टाइम होते हैं। तो आप लोग अगर हैं तो तैयार हैं, तो आप लोग अगर लड़की हैं, खास तौर पर आप लोगों को हम कह रहे हैं, श्रृंगार करने पर बहुत कम ध्यान दीजिए, अपनी चेतना विकास पर ध्यान दीजिए, अपनी बुद्धि को धार बनाइए। ये ना कि शरीर को 40% का बुक था ये बताते हैं, क्योंकि दोस्तों शरीर कुछ ही दिन तक चलता है, शरीर काम नहीं आता, सुंदरता इंसान का काम नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए अपनी बुद्धि को धार देना सीखिए। कोई भी सुंदर कितना क्यों ना हो, एक दिन के बाद एक दिन निखर ही जाता है, मतलब बेकार हो ही जाता है। तो जीवन देह के लिए नहीं है, देह इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य तक आपको पहुंचा जा सके। आप सभी पुरुषों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी बहन हो, अपने घर में माँ हो। 1 सेकंड कैमरे वाले आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, ठीक, इधर थोड़ा हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक। हाँ, फिर बातों को आगे रखिए। तो स्त्री एक तरह से घर की धुरी है, घर का केंद्र है। अगर उसको आपने बंधन में रख दिया, शिक्षा नहीं दिया, तो वो घर बर्बाद हो जाएगा, नर्क हो जाएगा। यानी कि स्त्री घर की धुरी है। हाँ। स्त्री घर का केंद्र है। अच्छा। अगर उसको आपने शिक्षा नहीं दिया, हाँ, तो वो घर नर्क के बराबर हो जाएगा। तो आप सभी से ये उम्मीद है कि अपने घर में बहन हो, माँ हो, भाभी हो, चाची हो, पुआ हो, जो भी सभी हो, को एजुकेशन देना चाहिए, सभी को एजुकेशन देना चाहिए। जिस तरह अपने बेटे को अधिकार देते हैं ना पढ़ने के लिए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पढ़ने के लिए भेज देते हैं ना, उसी तरह लड़कियों को भी, महिलाओं को भी भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ। ठीक, देखिए एक बात हम गौर किए हैं मैम कि ससुराल, ठीक, 50 किलोमीटर भेज देते हैं, जबकि पढ़ने के लिए 10-15 किलोमीटर भी नहीं भेजते हैं। यही तो बात है। पितृसत्ता बैठा हुआ दिमाग में कूट कर बैठ गया है। हाँ।
ये सब को हमको वहाँ पे तो सिक्योरिटी भी लगाया जाता है कि महिला को देखने के लिए सिक्योरिटी। और वहाँ तो ससुराल में तो एक तरह से बर्तन धोना है, खाना बनाना है, तो शोषण ही होता है। ये बात, ये मतलब एक जो बात है ये क्या मतलब कि हाँ, आजकल जो पढ़ने के लिए भी भेजते हैं ना, तो पीजी में रख देते हैं। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। अरे वो खुद चलेगी तभी तो वो मजबूत होगी अंदर से। हाँ। चुनौतियों का सामना करेगी तभी तो। फिर जो यानी कि बालक है, यानी कि लड़का है, ये सब को तो रूम हाँ, ये सब पावर नहीं भाई, आप लोग, आप भी है पावर, आपको भी जोश है। आप पीजी में मत रहिए, कमजोर बनकर कभी भी नहीं रहना चाहिए। अरे सुनिए सर, घर में नहीं देखते हैं, अपने ही घर में देखिएगा, जब एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़की अगर बड़ी भी है ना तो उसको वजन उठाने नहीं दिया जाएगा, बोलेगा अरे भाई उठाएगा ना, भाई उठाएगा तो ना। जितना वजन का सामान होगा वो लड़का करेगा। तो यहीं से भेदभाव, छोटे छोटे से भेदभाव होने लगता है। तो एक जब हम लोग क्या करते हैं, खाना भी, जैसे कि मेरा जो सिस्टर है, खाना भी जब बनाती है ना, देखिए या मम्मी बनाते हैं पापा, लेकिन हम लोग साथ में खाना बनाते हैं। हम लोग साथ में बनाते हैं। जब खाना बनाते हैं तो कहीं कहीं का समाज का धारणा है कि जो है उसका सिस्टर रहेगी खास करके, उसको खाना परोस को दो, वो खाएगी, मतलब खाएगा, मेरे अपने भैया खाएंगे, फिर वो अपने हाथ को भी क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको कर फिर कहते हैं कि जो बर्तन है धोने के लिए। ये तो भी, तो ये भी बात तो गलत है। तो ऐसा धरना नहीं होना चाहिए। पुरुष को भी उसको काम करना चाहिए, उनको भी काम में हाथ बटाना चाहिए। और लड़की को भी बाहर जाने देना चाहिए, उसको भी दुनिया की नजर थोड़ा देखना चाहिए, ताकि वो भी सीख सके कि दुनिया कैसी है, दुनिया कैसे चल रही है। एक बंधन में उसको नहीं रखना चाहिए। और खुद स्त्रियों से भी कह रहे हैं कि आप प्रकृति का बहुत शोषण हो जाते हैं, प्रकृति का शोषण मत होइए, प्रकृति को समझिए, प्रकृति से दूर मत होइए। और केवल गर्भ धारण करने के लिए महिलाएं नहीं है, वो अपना जीवन को ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी उसका जिम्मेदार है। इस दुनिया में क्या है, इसी सब समझना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। देह इसलिए नहीं है कि उनका उपयोग आप कैसे करते हैं, ये मतलब थोड़ा बोलिए। जीवन देह के लिए नहीं है, देह इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके आप ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। अभी देखते हैं हमारे समाज में कि जितना भी महिलाएं शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उसका पालन पोषण उसका जिंदगी उसी में कट जाता है। 20 साल का जिंदगी में बांध देते हैं और उसका कुछ नहीं, मतलब अपना कुछ होता नहीं है। अपना पैर पर उतरिए, अपने उच्चतम लक्ष्य पर आप कीजिए, तभी हमारे भारत देश का विकास हो, मतलब कि आगे डेवलप होगा। और सभी महिलाएं से ये आग्रह है कि इतना कमाओ कि अपनी रोटी खुद खाओ, किसी का गुलाम मत रहो, कभी बाप का तो कभी भाई का, कभी पति का, कभी बेटे का, इस सब का गुलाम मत रहो। मतलब इस दुनिया में कोई आपको सम्मान नहीं देगा जब तक आप खुद नहीं कुछ करेंगे। तो एक सभी मित्रों से एक आग्रह है कि सभी महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, और बहन हो चाहे कोई हमारे हो। हाँ, तो एक कथन और बोलना चाहूंगी कि यू एजुकेटेड ए मैन तो यू एजुकेटेड ए ओनली मैन, यू एजुकेटेड ए वुमेन तो यू एजुकेटेड ए जनरेशन। एक पुरुष पढ़ने से केवल पुरुष शिक्षित होता है दोस्तों, लेकिन एक महिला पढ़ने से पूरा पीढ़ी शिक्षित होता है। तो यहीं तक आज हाँ, तो आज हम जाने हैं कि शिक्षा क्या है। जो 65% हाल था, क्या हाल था, इतने कारण हम जान चुके हैं। एक और बात बताना चाहूंगी कि ये स्त्री पुस्तक है, आचार्य प्रशांत लिखे हैं। ये आप YouTube की सहायता से इसके बारे में आप जान सकते हैं। आचार्य प्रशांत काफी महिलाओं के लिए भी और आध्यात्मिक मार्ग पर, इनका नाम स्त्री पुस्तक है, देख लीजिए आप। ठीक, काफी अच्छे बात है। मतलब हम भी पहले उतना नहीं जानते थे, और फिर इसके बारे में पढ़े तो बहुत अच्छा लगा। और सभी महिलाओं को और पुरुष को भी पढ़ना चाहिए ये सब बुक। चलिए, आज का तब में आप सब समाप्त कर देते हैं सेशन को। चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, और हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।